तालियां और जोर से सुनाई देनी चाहिए, कम ऑन। देखिए, ये हर रोज नहीं होता है कि ऐसे शायर, ऐसे नेता आपके बीच में होते हैं। मैं पहले से ही कह दे रही हूं, मैं तो यहां सिर्फ एक सवाल बोल करके पीछे हट जाऊंगी। यहां मंच का संचालन भी ज्यादातर इमरान प्रतापगढ़ी साहब ही करने वाले हैं। मैंने बड़ी कोशिश की यहां पे कि मैं 2-3 शेर थोड़े यहां रट करके आऊं, हो नहीं पाया मुझसे, तो बीच में पढ़ दिया करूंगी व्हाट्सएप से। लेकिन इमरान साहब, ये बताइए, आपकी जिंदगी काफी मुश्किल है। अभी जिस तरीके का पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर चल रहा है, एक तो आप शायर, ऊपर से आप ऑफेंड करते हैं लोगों को अपनी शायरी से, तीसरा आपको एक मुस्लिम फेस माना जाता है आपकी पार्टी का, चौथा उस पार्टी पर इल्जाम लग जाता है कि भाई आप तो अब एक सिर्फ मुस्लिम पार्टी बन गए हैं। कैसे आप उसको हैंडल कर पाते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि मैं इमरान हूं, मुझे सिर्फ मुस्लिम फेस क्यों माना जाता है? मैं पार्टी का एक युवा चेहरा हूं, नौजवान चेहरा हूं, नौजवान राजनेता हूं, नए विचारों की बात करता हूं, तो मुझे फ्रेम में क्यों गढ़ा जाता है? उसमें ये खेल मीडिया भी खेलती है और ये खेल विपक्षी पार्टी भी खेलती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्यों ठप्पा लग जाता है? कांग्रेस पार्टी तो सबकी पार्टी है। आप राहुल गांधी का कोई एक बयान उठा के दिखा दीजिए, महात्मा गांधी जी से शुरू करिए, पंडित नेहरू से होते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब से होते हुए, मौलाना आजाद से होते हुए, इस देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के आखिरी कार्यकाल तक आप बता दीजिए कि कभी कांग्रेस पार्टी ने यह कहा हो कि हम किसी धर्म विशेष की पार्टी है। सबके लिए काम करती है कांग्रेस पार्टी। तो जो इल्जाम लगा करके राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, उस खेल में मीडिया क्यों फंसता है? मुझे लगता है मीडिया को तो क्लियरिटी लानी चाहिए, मीडिया को तो खुल के बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है ये। फायदा तो कांग्रेस भी उठाती है ना, तो शाहीन बाग में ही आपको सामने क्यों करती है? कुंभ में तो वो आपका चेहरा सामने नहीं लाती। नहीं, कब हमको कांग्रेस पार्टी ने कब आगे किया शाहीन बाग में? नहीं, जब भी कोई ऐसे मुद्दे होते हैं, वक्फ के मुद्दे होते हैं, शाहीन बाग के आंदोलन में पद्मजा जी आप सबसे मुखर आवाज थे। यहाँ देखिए, यहाँ होता क्या है ना, आपकी पार्टी नहीं करती है, मीडिया ढूंढती है। मुझे भी हैरत होती है कि इमरान प्रतापगढ़ी यहां बैठे हैं, तो मुझसे इस पे बात नहीं होगी कि मैंने पिछले 3 साल में देश की राज्यसभा में कौन कौन से विषयों पे बात की। मुझसे बात होगी कि इमरान प्रतापगढ़ी आप तो मुस्लिम फेस हैं, इमरान प्रतापगढ़ी आप तो शाहीन बाग में खड़े थे। आप, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं, मैं संगम के किनारे पला बढ़ा हूं, मुझसे ज्यादा कुंभ शायद किसी ने देखे हो। तो मैं तो इलाहाबाद की मिट्टी का हूं, मैंने कुंभ को बसते हुए देखा है, उस मेले को। और हम सारे लोग वहां, आज राजनीति हो रही है, वरना इससे पहले तो जितनी बार भी कुंभ का मेला लगता रहा है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, इलाहाबाद में रहने वाला हर व्यक्ति उसे अपना मेला समझता रहा। और इस बार भी तमाम नफरतें उस वक्त हारी कि जब सारी व्यवस्था जो है वो चौपट हो गई, लोग परेशान रहे। भगदड़ के बाद देखिए मस्जिदों के दरवाजे खुले, कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, सबने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिए। तो हिंदू मुसलमान तो रह ही नहीं गया वहां पर। ये तो जबरदस्ती का बनाया हुआ एक नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, सरकारों को सूट करता है। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस, आपको लगता नहीं है कि जैसे आपने कुंभ की बात कर ली और आपने कहा कि क्यों ये एक गलत धारणा बनाती है, ये सब मीडिया की गलती है। सर, सॉरी टू से, पिछले हफ्ते आपने इफ्तार की पार्टी रखी, वहां राहुल गांधी जी गए और क्या तुलना की गई? 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना वो इफ्तार पार्टी में गए। तुलना किसने की? सभी एक आम जनमानस टीम से सवाल क्यों किया तुलना? तुलना राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना, भाजपा ही तो तुलना कर रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की तुलना देश के सामने रखती है अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, तब उस समय मीडिया जो है अपना दायित्व तो क्यों नहीं निभाता? सर, आपको लगता नहीं है कि अगर, चलिए आप लोग 60 करोड़ का वो जो आंकड़ा है वो नहीं मानते हैं, 66 करोड़ का, मैं कह रही हूं कि वहां पे अगर 2 लोग भी गए, 1.5 महीना चला महाकुंभ, चलिए वो 144 साल वाला नहीं था, वो हर 12 साल वाला ही सही, लेकिन जब केदारनाथ गए, वो वैष्णो देवी गए, सबने उनकी सराहना की।
वही थे जिन्होंने आकर के ये भी कहा था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। किसी ने उनको ऐसा बोला नहीं था कहने के लिए। लेकिन अब अगर 1.5 महीना कुंभ का रुख नहीं कर पाते हैं और कोई नेता ये बोल देता है कि कुंभ में जाकर के गरीबी नहीं मिटती, और फिर इफ्तार के मौके पर 1 हफ्ते में 2-2, 3-3 इफ्तार आपके नेता जाते हैं, तो आम आदमी, मैं कह रही हूं वो 2 आदमी जो उस दिन प्रयागराज में थे, वो भी ये सवाल तो पूछेंगे ना। सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में। उम्मीद है आरएसएस आपका जवाब देगी। नहीं, आप बताइए गए थे कि नहीं? आपको तो हमसे ज्यादा आप जागरूक हैं, आप मीडिया का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है आप आरएसएस के कई नेता गए थे। नहीं, मोहन भागवत जी गए थे, कांग्रेस के भी कई नेता गए थे, दिग्विजय सिंह जी गए थे, उनकी फोटो भी आपको दिखी होगी, डीके शिव कुमार जी गए थे, और उनका विरोध हुआ। उनके बाद किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता ने कर्नाटक में। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया? यही नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है, जिसमें मीडिया साथ देती है। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए। किसी नेता की मजाल नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मेरी बात सुनिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उम्रा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। कोई केदारनाथ जाए, कोई वैष्णो देवी के पास जाए, कोई गंगा में स्नान करने जाए, किसने आज तक, कौन विरोध करता है? कैसी बात? यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। डीके शिव कुमार जी का किसने विरोध किया? बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्नान किया, उनकी तस्वीरें देश के सामने आई। दिग्विजय सिंह, जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती, वो गए, उन्होंने स्नान किया। मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी गए थे? नहीं गए थे। भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ नहाने के लिए? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे? लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में फर्क ये है कि उनके पार्टी के अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं मिटेगी। फर्क सिर्फ इतना। दरअसल उन दोनों के पार्टी के अध्यक्ष दलित नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उनकी एक सदियों की, इस देश के दलितों की सदियों की एक पीड़ा है। उस पीड़ा को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकती, उसको आपको सामाजिक तरीके से टैकल करना पड़ेगा। इस देश में अभी रणदीप सुरजेवाला जी जो बात कह रहे थे, हजारों सालों की एक पीड़ा है जिसको मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी कह रहे हैं, तो उसे आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। उनकी पूरी एक नस्ल ने जो झेला है उसको किसी राजनीति से हल नहीं किया जा सकता, उसको सामाजिक सुधार से हल किया जा सकता है, और उसको, उस सवाल को सबको फेस करना पड़ेगा। एकदम स्वाभाविक सी बात है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात कही है क्या? प्रियंका गांधी जी ने गंगा यात्रा की थी, गंगा की बेटी का खिताब आप ही मीडिया वालों ने उनको दिया था, उन्होंने यात्रा की थी। आपने कभी उनको जो है मतलब आस्था से फिर उसको क्यों नहीं जोड़ा? भाजपा का कोई एक नेता कहीं डुबकी लगा ले तो आप उसको आस्था का महान केंद्र बताने लगते हैं। कांग्रेस का आदमी कितनी भी आस्था प्रकट कर ले, आपको लगता है कि नहीं ये तो ढोंग कर रहा है। राहुल गांधी जी मंदिर में जाकर के, महाकाल के दर्शन करने जाकर के, शिव से बड़ा भक्त, शिव का सबसे बड़ा भक्त, महाकाल के सबसे बड़े भक्त राहुल गांधी जी हैं। वो हमेशा शिव भगवान की बात करते हैं, तब तो आप उनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं बताते हैं। ये जो मतलब, यही मैं कहता हूं ना, ये दोहरा व्यक्तित्व है मीडिया का, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खेलती है मीडिया। मेरा ये आपके सामने विरोध में दर्ज करा रहा हूं जी। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं कि समाज में अब इस तरीके की कटुता बन रही है, तो एक सामाजिक आईने में आप इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे बयां करेंगे? आप इसके बारे में जब सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि हम ये भी कह रहे हैं कि मैं शायर इमरान, इसको जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं दुखी होता हूं। मैं शायर हूं तो जाहिर सी बात है कि किसी भी आम इंसान से ज्यादा संवेदनशील होता है कवि और शायर। कोई भी किसी भी कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ज्यादा संवेदनशील होगा। मैं दुखी होता हूं इस तरह के आरोप देख करके, इस तरह की बातें सुन के, कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं चंद राजनीतिक फायदे के लिए, थोड़े से वोट बढ़ जाएंगे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है और वो आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान देगी। इस बात, सत्ता में जब आप बैठते हैं तो आप किसी धर्म के नहीं रह जाते हैं। जब मैं देश के संविधान की शपथ लेता हूं देश की संसद में खड़ा होकर के, तो मैं भले ही मुसलमान हूं, लेकिन जब मैं राजतंत्र मेरे हाथ में आएगा तो उस वक्त मेरा दायित्व होगा कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, मेरे लिए समान है वो। मैं उसके लिए, मैं अपनी व्यक्तिगत आस्था में किसी चीज को चुन सकता हूं, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है। देश का सिर्फ एक धर्म है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की लिखी हुई किताब देश संविधान से चलेगा, जिसकी बात राहुल गांधी जी करते हैं। तो इसे धर्म के चश्मे से ना देखिए, बिल्कुल मत देखिए। मैं पूरे देश से यह कहना चाहता हूं।
आज जब रमजान के महीने में और होली के आसपास जब बात हुई थी गुजिया और सेवइयों की, क्यों लगता है आपको ऐसा माहौल क्यों बना है? बनाया गया और है। इसको बनाया गया है। बदला कैसे जा सकता है? बनाया गया है। विक्रांत भाई हैं, आपके संवाददाता हैं, वो मेरे यहां सेवई खाते हैं, मुझे बुलाते नहीं, वरना मैं इनके यहां गुजिया भी खाने जाऊंगा। ये बुलाए मुझे, मैं बिल्कुल खाऊंगा। ये तो बनाया गया है ना, ये तो सत्ता को फायदा दे रहा है, इसलिए सत्ता के इशारे पर उनके अपने लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और अफसोस यह है कि अब अधिकारी भी वो भाषा बोलने लगे जो राजनेता बोलते थे, और उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इस देश के संविधान को हर दिन कमजोर किया जा रहा है। नई पीढ़ी को इस तरह के बयान सुन के हो सकता है कि कहीं थोड़ा सा रोमांच आता हो, लेकिन वर्दी का कोई धर्म नहीं होता है। वर्दी का सिर्फ एक धर्म है, देश में एकता, अखंडता, उसकी एकजुटता, संविधान के प्रति संकल्प, सिर्फ एक धर्म है वर्दी का। अगर कोई अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, सरकार बताए। मुझे लगता है यह सवाल इमरान से नहीं पूछा जाना चाहिए, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए नेताओं से पूछा जाना चाहिए, यह सवाल जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछा जाना चाहिए। अगर अभी वो सीओ संभल के अनुज चौधरी आपको सुन रहे हैं, आप क्या बोलेंगे उनको? नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो नड्डा जी से कहूंगा, मोदी जी से कहूंगा। क्या कहें? मुझे पता है वो तो छोटे से मोहरे हैं, कोई भी अधिकारी छोटा सा मोहरा है। वो एक दिन लखनऊ से फोन चला जाए, उसके बाद वो आपको लगता है कुछ बोलेगा? वो नहीं बोलेगा। लखनऊ से फोन नहीं जा रहा है, बल्कि संबल दिया जा रहा है, ताकत दी जा रही है। और फिर मुझे लगता है कि जिस दिन दिल्ली से फोन चला जाए लखनऊ, तो फिर लखनऊ फोन कर देगा उसको। यह कब होगा? मैं इसी बात को तो देश की संसद में हर बार उठाता हूं कि ये जो भाषा बोली जा रही है देश में, ये बुलवाई जा रही है। ऐसे ही नहीं, इससे पहले भी तो ईद आती थी, इससे पहले भी तो होली आती थी, इससे पहले भी तो अलविदा होता था, जुमे की नमाज होती थी। इससे पहले कोई अधिकारी इस तरह की भाषा क्यों नहीं बोलता था? और अगर आज बोल रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी क्या दोनों तरफ की नहीं होती है? क्योंकि कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप कह रहे हैं कि माहौल खराब हो रहा है, माहौल तो तब भी खराब होता है अगर कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करने लगता है। और आप कह रहे कि ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन है, मीडिया की गलती है। मीडिया तो किसी के मुंह में उंगली डाल करके नहीं कह रही है कि आप औरंगजेब को कहिए कि वो बहुत महान नेता थे, बहुत महान नायक थे। कौन बता या रहा है? कोई ये भी नहीं कह रहा। कौन सर, बता रहा है मैं जिम्मेदारी से ये कहना चाहती हूँ। कौन बता रहा है महान? मैं जानना चाहता हूं। अबू आजमी ने क्या बताया? अबू आजमी ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि वो भी एक महान नायक, उनका एग्जैक्ट अगर वर्ड मैं याद करूं, उन्होंने कहा कि औरंगजेब भी उनकी अपनी जगह है इतिहास में। हर व्यक्ति वाकपटु नहीं होता। औरंगजेब भी महान आदमी था। हर व्यक्ति वाकपटु नहीं होता। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बोलना कुछ और चाहते हैं, भाषा में वाकपटुता नहीं होती, कुछ और निकल जाता है, मीडिया उसको कुछ और बता के पेश करता है, भाजपा उसको कुछ और बता करके देश के सामने रख देती है। इस देश में नायक महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मौलाना आजाद हैं। जिन जिन लोगों ने, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं। इस देश को जब मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि इस देश को जिन जिन लोगों ने लोकतंत्र दिलाने में, संविधान दिलाने में रत्ती भर भी मदद की है, वो सब इस देश के नायक हैं। और बाकी कोई नायक नहीं है। पर अबू आजमी अब जबरदस्ती के नायक ढूंढ करके, खलनायक ढूंढ करके, राजेश रेड्डी का एक शेर है कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। ये गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करिए। कौन उखाड़ रहा है? आप सोचिए ना, इसके पीछे फायदा किसको है? 300 साल पुराना, 400 साल पुराना इतिहास बताइए। अभी कहिए कि 1857 में जब अंग्रेज जो है वो गोलियां मार रहे थे, उन पे बात कर लीजिए तो बात नहीं करेंगे। जलियांवाला बाग पे बात कर लीजिए तो उस पे बात नहीं करेंगे। यहां जाकर के कोई एक बोर्ड लगा होगा तो उस पे कालिक पोत देंगे। लेकिन इसी दिल्ली में बहुत सारे अंग्रेजों से जुड़े हुए स्मारक हैं, उनकी यादें हैं, उस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो ये जो राजनीति है, इसको समझिए और मतलब ऊपर वाले के लिए इस राजनीति से देश को आजाद कराइए, वरना ये राजनीति देश को बहुत खराब दिशा में ले जा रही है, अराजक बना रही है, लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं। 400-500 सालों का इतिहास सुन करके, गड़े मुर्दे उखाड़ करके, उस पर संवाद करके, उस पर बात करके क्या हासिल हो जाएगा? और बहुत महत्वपूर्ण बात, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं।
हम इतिहास को कैसे समझें? किताबों से समझें या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भाजपा का आईटी सेल भेज रहा है उसको सत्य माने? मैं यहां बैठ के टीवी 9 पे पूछना चाहता हूं। नहीं, हमें सिर्फ तथ्यों पे जाना चाहिए। तथ्यों पे जाना चाहिए। तथ्यों पे। तथ्य पढ़िए, हमसे कुछ पूछने के बजाय कि कौन नायक था, कौन खलनायक था। आप खुद इतिहास में ढूंढिए ना कि किसकी क्या स्थिति थी, किसके बारे में क्या लिखा है। इस पे नेताओं से आप बुलवाओगे, भारतीय जनता पार्टी फिर उस पर काउंटर करेगी। वो जैसे मुर्गा लड़ाने वाला खेल चल रहा है, फायदा कोई और उठा रहा है। मैं इस पूरे खेल के खिलाफ हूं। दरअसल मैं चूंकि शायर भी हूं, नेता बाद में हूं, तो मैं इस पूरे खेल को मैं अभी सवाल जब पूछ रहे थे विक्रांत जी रणदीप सुरजेवाला जी से, तो मैं उस समय सदन में मौजूद था जब ये सब हो रहा था। जब वो बोल रहे थे रामजीलाल सुमन जी, तो सत्ता पक्ष के सारे लोग चुपचाप बैठे थे। फिर थोड़ी देर बाद उनको याद आया कि इस पे तो फायदा उठाया जा सकता है राजनीति। फिर राजनीति शुरू हुई। नहीं, किसको याद तो आया? राजनीति रामजीलाल सुमन को नहीं याद आया कि राजनीति मुझे दोनों को नहीं याद आया। दोनों को नहीं याद आया। न रामजीलाल सुमन जी को उस समय याद था, न भाजपा को याद था। मैं तो बैठा था ना, हम तो तटस्थ थे, हम तो तीसरी तरफ थे। तो गलती इसमें किसकी है? अब जिसकी आप गलती निकाल दें। नहीं, आप तो मौजूद नहीं, थे, हम आप कह रहे हैं, नहीं, मैंने कहा ना, आप जिसकी गलती चाहे उसकी गलती निकाल दें। नहीं, लेकिन अल्टीमेट मेरी बात सुनिए। मैंने कहा ना, मैंने मीडियल हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो देश से पूछना चाहता हूं कि मैं इतिहास की किताबों से पढ़ूं, इतिहास की किताबों में जो लिखा है उससे उस पे बात करूं, या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और फेसबुक पे रोज पढ़ाया जा रहा है उस पे बात करूं। नहीं, बिल्कुल इतिहास की किताबों पे बात करें। इसीलिए क्यों मीडिया में मौजूद हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, भारतीय जनता पार्टी का भी हर नेता पढ़ा लिखा है, ज्यादातर तो पढ़े ही लिखे हैं, तो वो क्यों नहीं उन किताबों को उठा के पढ़ते? और फिर रणदीप जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं बार बार उनको कोट कर रहा हूं कि आप सवाल ना करो किसी अच्छे विषय पे, इसलिए उठा के लाएंगे। आप पूछोगे कि भैया इसी देश में 100 रुपए किलो टमाटर कैसे बिक रहा है, तो बोलेंगे औरंगजेब क्रूर था या अन्यायी था। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बिल्कुल मानते हैं भाई, पूरा देश मानता है। इसमें सवाल कहां से बनता है? हर राजा जो सत्ता के विस्तार के लिए लड़ रहा था, वो सब अपने समय में उसने क्रूरता दिखाई, कोई भी राजा रहा। तो हम उन राजाओं पे बात करने के बजाय जो आज के राजा हैं, जो औरंगजेब से भी मतलब ज्यादा सत्ता विस्तार के लिए लालायित हैं और परेशान हैं और उससे भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं जनता के साथ, उन पे बात करें कि हम उस पे जाकर के 500 साल पुरानी बातों पे बात करें? सर देखिए, मीडिया हर बार जो है एक पंचिंग बैग बन जाता है। नहीं, मुर्गा लड़ाई आप हमेशा नेताओं को ही पंचिंग बैग बनाना चाहते हो, तो बना लो, मैं बनने के लिए तैयार हूं। मुर्गा लड़ाई, सच बात तो ये है सर, शुरू तो नेता करते हैं, सारी हल्के से अपना एक हिंट डाल देते हैं। मतलब अब्बू आजमी जी से भी हमने तो नहीं जब मैं मंचों पे था, हमने तो नहीं भेजा। जब मैं मंचों पे था तो मैं भी नेताओं पे बहुत कविताएं सुनाता था और बेचारा नेता सामने बैठ करके ताली बजाता था। अब खुद नेता हूं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप सुनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूं कि सारी गलती नेताओं की ही है, लेकिन नेताओं में भी आकर के रोकने का दायित्व किसका है? सत्ता आपको क्यों मिलती है? महाराष्ट्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, आप जो इतिहास देश के सामने रखना चाहते हैं 10-11 साल में उसको स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब है तो आप झूठा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आप 10 लोगों को भेज करके कालिक पुतवाएंगे, उसके बाद कार्रवाई का नाटक करेंगे। ये प्रहसन चल क्यों रहा है? एक झटके में सब बदल दीजिए ना। रोज रोज ये खेल क्यों खेल रहे हैं? जितने अंग्रेजों के नाम पे रोड हो सबके नाम बदल दीजिए, मुगलों से इतनी आपत्ति है सब बदल दीजिए। बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह जिसने 1857 की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संग्राम का नेतृत्व किया, जिसकी अगुवाई में रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के तात्या टोपे तक सब लड़ रहे थे, उस इतिहास को भी मटियामेट कर दीजिए ना। आपके हाथ में है, कर दीजिए। पर इस विषय पे एक आखिरी चीज बोलना चाहती हूं। अभी संघ से भी ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि बार बार अपनी राजनीति के लिए औरंगजेब को क्यों याद किया जाता है? यही तो मैं पूछना चाहता हूं। को भी याद कर सकते हैं। अच्छी बात आपने कही। मुझे हैरत है कि भाजपा फिर संघ को क्यों नहीं मान रही आजकल? क्योंकि भाजपा के नेता पहले जिक्र नहीं करते क्या? नागपुर के अंदर औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक और जगह थी सर, पहली बात तो जहां किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया औरंगजेब पे। आपके पास ऐसा कोई विजुअल है जिसमें जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहा हूं? मुझे सुना दें। लड़कों ने मुझे सुना दें। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं, निकलवा करके दिखाते हैं। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं, नागपुर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। सांसद हूं, मुझे उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से टीवी 9 पे कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी विजुअल, ऐसा कोई भी ऑडियो आप सुनवा दें। ठीक है, वहां पर नारे लगे हैं, ऑन कैमरा लगे। ये झूठी बात है, निरी झूठी बात है।
मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, कोई नहीं लगाता, कोई नहीं लगा सकता, किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास कोई वीडियो आया होगा तो वो भाजपा के आईटी सेल का डॉक्टर्ड वीडियो होगा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और अगर ऐसा हुआ है तो इस किसी एफआईआर में दर्ज हुआ है या नहीं? हाँ, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। नहीं, एफआईआर में ये दर्ज हुई है चीज कि औरंगजेब के नारे लगे, औरंगजेब जिंदाबाद, कहां पे दर्ज हुई? और यही कहीं महाराष्ट्र में इस पे भी एफआईआर हुई है। और एक शख्स ने औरंगजेब को लेकर के व्हाट्सएप का अपना स्टेटस लगाया, उसको लेकर के तनाव हो गया, उस पे भी जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की पूरी कहानी यह है, जो मैंने वहां के लोगों से बात की, कि जब तक औरंगजेब का पुतला लेकर के या उनकी फोटो लेकर के जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। कोई एक चादर मजार से उठा करके उसको लपेट करके जब उसको जलाया गया तो एक अफवाह यह फैली कि उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, अफवाह फैली। अब मैं यहां आता हूं, दिन भर विरोध प्रदर्शन चलता रहा, प्रोटेस्ट चलता रहा, पुलिस क्या कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था? उन्होंने एफआईआर दर्ज की, एफआईआर 12:30 बजे एफआईआर दर्ज करने से जिम्मेदारी खत्म हो गई। आग लगी, दुकानें जली, घर जले, या फिर लोगों की गाड़ियां जली, वो शाम के 7:30 बजे शुरू हुआ। जख्मी हुए। तब तक दिन भर प्रशासन क्या कर रहा था? मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, किसका फेल्योर है? मुख्यमंत्री का फेल्योर नहीं है ये। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? एलआईयू क्या कर रहा था? जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी भी जिम्मेदारी कांग्रेस पे डाल दी जाएगी या फिर इसकी जिम्मेदारी भाजपा लेगी आगे बढ़कर के? नहीं, उसकी जिम्मेदारी तो अधिकारियों अगर खुद मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल लगातार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री वहां पर जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, नितेश राणे, अगर आप बताइए क्या वो संविधान को मानता है? शपथ उसने संविधान की ली है ना। और वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ अगर मतलब बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग करती हुई टिप्पणियां करता है तो पूरी भाजपा सो रही है, मुख्यमंत्री सो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सुनते नहीं हैं इन बातों को। और अगर सुनते हैं तो ऐसे लोगों पे लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? सवाल है या नहीं? बिल्कुल। और ये सवाल इमरान प्रतापगढ़ी पूछे इससे पहले मुझे लगता है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा खड़ा हो, ये सवाल पूछना शुरू करे। और विश्वास करें, जिस दिन ये चौथा खंभा ये सवाल पूछना मजबूती से शुरू कर देगा और ऐसे फुटकर नेताओं को मीडिया में तवज्जो मिलना बंद हो जाएगी। तो ये जितने सोशल मीडिया के फुटेज पाने की चाह में घूम रहे हैं, दुकानें बंद करवाते हुए, भाषणबाजी करते हुए, ये सब दो कार्यक्रमों में इनको फुटेज ना मिले, ये सब घर बैठ जाएंगे। इनको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, आउटकम कम आ रहा है। अभी इनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट चवन्नी का है, आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है। मैं जाके एक बयान दे देता हूं, कितनी मुश्किल से साफ सुथरी राजनीति करने वाला व्यक्ति जिंदगी भर चप्पल घिसता है, मेहनत करता है, जनता के बीच में जाता है, लोगों से मोहब्बत की बातें करता है, उसको मीडिया में कभी कोई जगह नहीं मिलेगी। लेकिन एक कोई नेता खड़ा होगा और कहेगा कि ये दुकान बंद करो, ये नाम कैसे लिखा है, इस नाम को बदल दो, वो अगले दिन देश भर में वायरल है। सबसे शॉर्टकट रास्ता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी टिकट लेके खड़ी है कि आओ भैया, तुम सभासद बनो, तुम विधायक बनो। ये जो पूरी राजनीति है, मतलब मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि मैं तो किसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर कहूंगा कि आप कतर के अमीर को बुला करके गले लगाते हैं, शेख तमीम को, आप सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान को गले से लगाते हैं, आप शेख हसीना की मेहमान नवाजी करते हैं प्रोटोकॉल तोड़ के। इस देश में जो कुछ घट रहा है उसको क्यों नहीं देख रहे हैं आप? देखिए, उस पर बात करिए, इतिहास आपको याद रखेगा अगर आप ऐसा कुछ बेहतर कर पाए तो। जी, आज का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस की कहानी, शायर हिंदुस्तानी। आज के दिन 2025 में क्या है कांग्रेस की कहानी, आगे की क्या है रणनीति कांग्रेस की? किस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते, तो क्या है वो फॉर्मूला जो एक यंग फेस, मैं मुस्लिम फेस नहीं कहूंगी, यंग फेस जो है कांग्रेस का। शुक्रिया, मैं खुद चाहता हूं कि मुझे यंग फेस कहा जाए, यंग पढ़ा लिखा फेस। मैं इस देश की संसद में जब पहुंचा तो मैं आज देश को टीवी 9 पे बताना चाहता हूं कि मैंने पहली जो तकरीर की, सबसे पहली बात तो जब मैं आया तो लोगों को लगता था कि इमरान प्रतापगढ़ी नाम है तो जाएगा, अल्लाह के नाम पे शपथ लेगा, उर्दू में शपथ लेगा। मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं, तो जब मैंने हिंदी में शपथ ली तो बहुत सारे मुझे देश के एक बहुत बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने बुला के कहा कि अरे तुम्हारा नाम इमरान प्रतापगढ़ी, तुमने हिंदी में शपथ ली। तो मैं भी चौंका कि मतलब मानसिकता क्या बनी हुई है। मैंने जो पहला 0 आवर लगाया, जो मैंने सबसे पहली स्पीच की, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक झटके में 400% फीस बढ़ा दी गई स्टूडेंट की, 300% फीस बढ़ा दी गई हॉस्टल की। मैंने उसके खिलाफ पहली स्पीच की। मैं हर मुद्दे पे बात कर रहा हूं। मैं बिल्कीस के लिए भी आवाज उठा रहा हूं तो हाथरस की बिटिया के लिए भी आवाज उठा रहा हूं। मैं किसानों के लिए आवाज उठा रहा हूं तो
तो सीधी में प्रवेश शुक्ला ने जिस आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब की थी भाजपा के नेता ने, मैं उसके लिए भी संसद में आवाज उठा रहा हूं। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं, और सच में देखिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य क्या है, या कांग्रेस 2025 में कांग्रेस क्या है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया, यह लड़ाई संविधान बचाने की है। हम संविधान बचाने का नारा देके किसी को डरा नहीं रहे, हम सही सही कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है। मैं यहां बैठ के पूछना चाहता हूं कि ईद जैसा त्योहार, जो मुसलमानों का सबसे प्रमुख त्योहार है, हरियाणा में ईद की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं, जबकि संविधान बाकायदा यह कहता है कि हर धर्म का जो प्रमुख त्योहार होगा उस पर राजकीय छुट्टी होगी। यह संविधान पे हमला है या नहीं है? कैंसिल नहीं, किसको रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे रिस्ट्रिक्टेड क्यों कर दिया गया? क्या आप दूसरे धर्मों के प्रमुख त्योहारों पे ऐसा करने का साहस जुटा पाएंगे? क्योंकि आपको मुसलमानों को प्रताड़ित करने पे एक तबका है जो आपको लगता है कि खुश हो रहा है, आपका नेतृत्व खुश हो रहा है शायद। अगर नहीं हो रहा है तो फिर नेतृत्व सवाल पूछना चाहिए नेतृत्व को। क्या इतना पराया कर दिया है आपने? आप सौगाते मोदी यही दे रहे हैं, आप जो किट बांट रहे हैं उस किट में यह पर्ची है क्या कि ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी जाएगी, छत पे नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी? क्या उस किट में ऐसा है क्या कुछ? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर कोई राज्य नेतृत्व ऐसा कर रहा है तो सवाल कौन पूछेगा? सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी का दायित्व है, गृह मंत्री जी का दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व है कि पूछें। अगर नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब उनकी शय है, वो ऐसा चाहते हैं, और क्या समझा जाए। तो सारे सवाल अंततोगत्वा विपक्ष के बजाय तो सत्ता पक्ष की तरफ घूम के खड़े हो जाते हैं ना। सारे माइक का मुंह तो सत्ता पक्ष की तरफ होना चाहिए, लेकिन अफसोस हमारी तरफ है। नहीं, हमारा ही कत्ल हो रहा है, हम ही मुलजिम भी हैं, क्या बताएं, बड़ा मसला है। आपकी तरफ तो इसलिए क्योंकि हम कांग्रेस के भविष्य की बात कर रहे हैं, और देखिए, भविष्य तो आप जैसे नेता ही कांग्रेस लिखेंगे। का भविष्य पद्मजा जी वही है जो इस देश का भविष्य है। मैसेज क्या है आज कांग्रेस का देश के युवा के लिए, देश के वोटर के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए? आज आपके लिए क्यों वोट किया जाए? आप किस तरीके का नैरेटिव सेट कर? आप कह रहे हैं पूरा नैरेटिव आपके खिलाफ है, आप क्या नैरेटिव सेट? हम दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं, हम संविधान और लोकतंत्र के सच्चे मूल्यों को बचाने की बात कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा कान से बाहर जाने वाली बात है, लेकिन एहसास होगा जब नौकरियां नहीं रह जाएंगी और आप अपने आप को बेरोजगार भी नहीं कह पाओगे, आपको आकांक्षी युवा कहा जाएगा। मतलब एक तो जख्म दिया जाएगा, फिर उस पर मरहम नहीं नमक रगड़ा जाएगा, आपको आकांक्षी युवा कहने पे मजबूर किया जाएगा। आप बेरोजगार कहोगे तो आपको कहा जाएगा कि पकौड़ा तलो, नहीं तलोगे तो सजा दी जाएगी। तो हम उसे यह एहसास दिलाना चाहते हैं। अभी आया ना कोविशील्ड ने बाकायदा यह माना कि उनकी वैक्सीन से ब्लड में क्लॉटिंग हो सकती है, आधिकारिक तौर पर। मैंने सबसे पहले जब हार्ट अटैक से मौतें होनी शुरू हुई तो मैंने सबसे पहले स्पेशल मेंशन लगा करके यह सवाल उठाया था, जब देश में इस पे कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन मुझसे उस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं चूंकि मेरा नाम इमरान है, मैं मुसलमान हूं, मैं कांग्रेस में हूं, तो मुझे टाइप्ड कर दिया जाएगा, मुझे फ्रेम में गढ़ दिया जाएगा कि नहीं आप तो इस पे बात करो। यही हम बताना चाहते हैं कि सत्ता आपको धर्म में उलझा करके आपकी रोजी रोटी, आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा, आपकी दवाई सब आपसे छीन लेना चाहती है। कफन तक पर आपसे टैक्स लिया जा रहा है, पेंसिल पर, किताब पर आपसे टैक्स लिया जा रहा है। अपने मुद्दों पे मुखर होइए, खड़े होइए, सवाल पूछिए। आज कम युवा समझ रहे हैं, 2024 में कुछ युवाओं ने समझा राहुल गांधी जी की राजनीति को, 4000 किलोमीटर चले वो। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और समझेंगे लोग, बिल्कुल समझेंगे। कांग्रेस का वही भविष्य है जो देश का भविष्य है, और देश का भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो शायर इमरान है, वो जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको ये माहौल बदलने के लिए क्या बोलेंगे? नहीं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि आज जो माहौल है देश का, उस बदलने के लिए मैं फिर एक बार मैं सारे जो लोकतंत्र के सारे स्तंभ हैं, मैं सबको पुकारता हूं, और मैं फिर कहता हूं
कि उसमें चौथे स्तंभ की भूमिका बहुत बड़ी है। चूंकि मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, इसलिए भी ये बात कह रहा हूं। मैं शायर भी हूं, अगर करता तो पत्रकारिता भी कर सकता था, राजनीति में आ गया। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजों का सम्मिश्रण देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि यह नफरत का माहौल बदला जाना चाहिए। आपके बुनियादी सवाल हटाए जा रहे हैं। मैं फिर राजेश रेड्डी का एक शेर कोट करूंगा। उनका एक बहुत अच्छा शेर है कि देर तक हंसते रहे आलम पनाह, डर के मारे मस्खरे रोने लगे। तो जो हो रहा है देश में ना, जो दिखाया जा रहा है, नीचे जो सांसद बैठे हैं, जो विधायक बैठे हैं, बेचारे ऊपर से एक आदेश पारित होता है या एक लहजा बदलता है या एक रुख बदलता है और नीचे बस वही सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। विवेक का इस्तेमाल करिए, राजनीति करिए। अब तो आप सत्ता में हैं, 5 साल आपको कोई नहीं हटा ले रहा है। अगर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी सही रहे तो आपकी कुर्सी नहीं जा रही है। तो कम से कम तब तक तो देश को सुकून से जीने दीजिए, सुकून से चलने दीजिए देश को। हर दिन वही फालतू के मुद्दे उखाड़ करके आप नहीं चाहते कि कोई सवाल करे, कोई सवाल पूछे कि 58 रुपए का जो डॉलर था वो आज जो है वो 85 से 87 के बीच में जूझ रहा है। ऊपर कहीं सुषमा स्वराज जी की आत्मा जो है वो पूछ रही होगी कि जब रुपए के मुकाबले डॉलर बढ़ता है और डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। अब प्रतिष्ठा ही नहीं गिरती, कोई सवाल ही नहीं करता। तब तो बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए जाते थे इस पे। तो मुझे लगता है कि देश के हर युवा तक ये बात, जाति, धर्म, नफरत, इन सब से बाज आइए, मोहब्बत से बात करिए। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंख नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा मां बेटे का नाता है। आपको आपका ही एक शेर का एक अंश कोट करूंगी जहां आपने कहा कि एक नया गांधी बनाऊंगा। पर हाँ। क्या इतना आसान है नया गांधी बना देना? नया गांधी बनाना, देखिए मैंने अभी एक इंटरव्यू में इस पे बहुत अच्छी बात कही थी। जब मैं ये कहता हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा, तो दरअसल मैं नया गांधी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। गांधी तो राहुल हैं ही, मैं नए अंग्रेजों को एड्रेस कर रहा हूं। मैं उनसे बता रहा हूं कि आप नए अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। गांधी तो है ही देश के पास, और गांधी ही आखिरी विकल्प है इस देश के लिए। मैं फिर देश से कह रहा हूं, आखिरी विकल्प गांधी का ही रास्ता है। चाहे जो चले, चाहे उस रास्ते पे राहुल गांधी जी चले या कोई और चले, लेकिन आखिरी विकल्प देश के लिए गांधी का ही रास्ता है। आप नफरत के रास्ते पे देश को आगे नहीं ले जा सकते। नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है। और यहां बैठ के फिर कह रहा हूं ये बात मैं टीवी 9 पे, एक जिम्मेदार चैनल पे, कि ये जो 20 साल, 25 साल, 30 साल का शासनकाल है ना, ये इतिहास का जब एक पन्ना पलटता है ना तो एक पैराग्राफ में खत्म हो जाएगा। जिन्होंने 50-50 साल हुकूमत की, 100-100 साल हुकूमत की, एक पन्ने में पलट दीजिए तो फिर अगला शासनकाल आ जाता है, अगला शासक वर्ग आ जाता है। तो ये जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, इससे ज्यादा लोकतंत्र में कोई नहीं रह रहा है। पर ये तो इनको ये समझना पड़ेगा कि देश यहीं रह जाएगा, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा मत करके जाइए कि आने वाली पीढ़ियां जब, जैसे आज इतिहास को पलट रही हैं, तो क्रूर शासकों के बारे में जो आक्षेप लग रहे हैं, ऐसे ही आक्षेप आने वाले 50 साल बाद आपके ऊपर लगे। ऐसा मत करिए। पर आप जब नए गांधी की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि राहुल जी भी गांधी हैं ही, महात्मा गांधी तो एक विचार है, वो सिर्फ एक शख्सियत नहीं है, और उनको तो हर कोई मानता है। आज सुबह सुनील आंबेडकर जी थे यहाँ पर संघ से, और उन्होंने कहा हाँ हम भी मानते हैं कि गांधी जी महात्मा है। और उनको ये कह देना कि सिर्फ एक व्यक्तित्व तक ही वो सीमित हैं, या अब राहुल जी ही गांधी हैं, सिर्फ एक सरनेम तक सीमित हो गए। पद्मजा जी, कोई भी विचार एक दिन में थोड़ी बनता है। विचारधारा तो महात्मा गांधी जी भी पहले एक शख्स थे, अकेले चले ना, और उसके बाद पूरा देश पीछे चल पड़ा, फिर एक विचार बन गए वो। आज राहुल गांधी, आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी अकेले कोई विचार हैं। राहुल गांधी महात्मा गांधी की विचारधारा का अनुसरण कर रहे हैं। विचार तो ऑलरेडी मौजूद है, और वो विचार राहुल गांधी का विचार नहीं, वो महात्मा गांधी का विचार है, वो पंडित नेहरू का समावेशी विचार है, वो मौलाना आजाद का विचार है, वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का विचार है। जिस विचार को लेकर के एक व्यक्ति खड़ा है, संघ ये कहता है कि महात्मा महात्मा है, लेकिन महात्मा की हत्या को हत्या नहीं मानता, वध बोलता है। तो उस शब्दों के खेल को समझिए ना,
कि जब दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, एक कोई प्रतिमा अगर भारत के किसी व्यक्ति की मिलेगी तो महात्मा गांधी की मिलेगी, तो वहां जाकर के आपको शीश तो झुकाना ही है। लेकिन फिर मन में फिर अगर गोडसे के लिए रत्ती भर भी आपके मन में श्रद्धा भाव है तो फिर ये तो बहुत शर्मनाक है ना। आप भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश था उसको अगर आपको कन्वे करना होता अपने शब्दों में तो आप क्या कहेंगे, क्या है उस यात्रा का संदेश? मैं देखिए, मैंने तो उस यात्रा से ही ये शेर निकला था जो अभी आपने पढ़ा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। दरअसल राहुल गांधी जी जब उस यात्रा पर निकले ना तो मेरे लिए भी बहुत अचंभित करने वाली बात थी और मुझे भी लगा कि 4000 किलोमीटर, मैंने कई जगह ये बात कही कि आज भी मेरे पैर का एक आध नाखून जो है उंगली का आज भी काला है। वो नाखून पैर के कई बार उखड़े और वो काले पड़े और आप ज्यादा चलें तो पैर के नाखून आपके जूते में घिस घिस के वो उखड़ जाते हैं। जब वो 4000 किलोमीटर, और सोचिए एक ऐसा व्यक्ति 4000 किलोमीटर के लिए निकला पैदल जिस पे आरोप क्या है, वो शहजादा है, वो राजकुमार है, और आरोप किसी छोटे व्यक्ति का नहीं है, प्रधानमंत्री का है, गृह मंत्री का है, खुलेआम मंचों से कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राहुल गांधी तो राजकुमार है। वो राजकुमार 4000 किलोमीटर चलता है पैदल, भारत की गलियों की खाक छानता हुआ, सड़कों की खाक छानता हुआ। और जो खुद को फकीर कहते थे उन्होंने क्या किया, 10 लाख का सूट, मोवाडो का चश्मा, हुबलोट की घड़ी, 8,500 करोड़ का जहाज, दुनिया के तमाम देशों की यात्राएं। तो फिर फकीर और शहजादा अगर ऐसे विरोधाभासी हैं तो ऐसे फकीर को तो फिर मतलब खुदा खैर करे, और ऐसे शहजादे को तो हम पलकों पे बिठाएंगे कि भाई जो एक टी शर्ट पहन करके पूरे भारत की खाक छान रहा है, लोगों को गले से लगा रहा है, सीने से लगा रहा है। तो असल तो मुझे लगता है कि ऐसा ही शहजादा होना चाहिए। लेकिन इस विमर्श में अगर हम जाएंगे तो फिर वहां पे भी वो मीम बनाएंगे, वो जूतों का बताएंगे कि ये 10,000 का जूता है और ये शर्ट इतने की है, तो ये वो भी तो झूठ बोलते हैं ना। अभी वही जूता पहन के रणदीप भाई भी बैठे थे, आप अपने विजुअल उठा के देख लीजिए। जो जूता राहुल गांधी जी पहनते हैं वही जूता जिसको भारतीय जनता पार्टी का IT सेल 2.5 लाख रुपए का बताता है, वो सेलेक्ट सिटी वॉक में 17,000 रुपए का है। एक दिन मैं भी खरीदने गया था, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा तो मैंने नहीं खरीदा। ठीक है, सही से बता रहा हूं, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं उसका विज्ञापन हो जाएगा। देखिए अब अलग अलग नेताओं का कौन क्या पहनता है ये तो सबको आजादी है, कोई कुछ भी पहने। मैं उस झूठ की बात कर रहा हूं ना कि बीजेपी का IT सेल कैसा झूठ। राहुल गांधी की टी शर्ट, अगर वो ठंडी में टी शर्ट पहन के चल रहे हैं तो मतलब मीम बन रहा है उस पर। हाँ। अरे भाई, एक व्यक्ति अगर 50 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, वो इतना फिट है, इतना युवा है, मैं भी उनके साथ चलता था, मुझे ठंड लगती थी, मैं तो जैकेट पहन लेता था, हम सारे लोग जैकेट पहने रहते थे। वो आदमी फिट है तो उसकी फिटनेस की तारीफ करने के बजाय आप उस पर मीम बनाओगे। जब राहुल गांधी, मुझे याद है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का एक कार्यक्रम था, TV9 को याद होगा, इंडिया गेट के सामने उसमें तो बाटी चोखा खाते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक फोटो पोस्ट की थी, और राहुल गांधी जी ने उसी दिन कोविड के आने की, कोविड की सुनामी की घोषणा की थी कि देश में कोविड की सुनामी आने जा रही। तब मेरा ख्याल है 6-7 महीने बाकी थे, और मोदी जी बाटी चोखा खाते रहे। फिर जो बेचारे बाटी चोखा खाने वाले थे उनको ऐसी सड़कों पे दौड़ाया है पैदल कि बिहार तक वो ऐसी अवस्था में गए हैं कि पूरा देश रोया। लेकिन राहुल गांधी की जो घोषणा थी, जो दूरदर्शिता थी, उस पर मीम बनते रहे, और बाद में पूरे देश ने कहा कि राहुल गांधी सही थे। खैर, कोविड पे किसके कितने आंकड़े थे, महाराष्ट्र में कितनी मौतें हुई, इस पे एक अलग से एक लंबी डिबेट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक फोकस करना चाहती हूं जो गुजरात हाईकोर्ट में एक जजमेंट आया है, उसको लेकर के ऑब्वियसली आपने विंडिकेशन क्लेम किया है और वो सही भी है, लेकिन उस पे भी सवाल उठ रहे हैं। मैं जिन दर्शकों को पता नहीं है उनके रेफरेंस के लिए बता दूं कि गुजरात कोर्ट ने क्या बोला। एक वीडियो अपलोड किया था इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने, उसको लेकर के FIR हो गई, उसको क्वॉश किया गया और कोर्ट ने बोला इवन इफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स डिसलाइक द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय अनदर, द राइट ऑफ अ पर्सन टू एक्सप्रेस द व्यूज मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। लिटरेचर इंक्लूडिंग पोएट्री, ड्रामास, फिल्म, सटायर, आर्ट मेक द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स मोर मीनिंगफुल। अगर कोई बुरा भी माने तब भी एक आदमी को हक है कि वो जो मन आए वो बोल सके। अब कोर्ट से भी बड़े लोग नाराज हो गए, कह रहे हैं कि ये जो आप अभिव्यक्ति की आजादी है उसको भी लेकर के लोगों के कोर्ट के दोहरे मापदंड हो रहे हैं। तो शारिक सिद्दीकी का एक शेर है कि कुछ लोग हैं जो उसको खुदा मान रहे हैं, मैं टोक रहा हूं तो बुरा मान रहे हैं। बस बात इतनी सी है। मैं गुजरात गया एक कार्यक्रम में, सामूहिक शादी का कार्यक्रम था 51 जोड़ों की, उसमें कई बच्चे ऐसे भी थे जो यतीम थे, मतलब जिनके माता पिता नहीं थे। मैं उस कार्यक्रम में गया,
उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकल तमाम नेता भी मौजूद थे। मैं वहां पहुंचा, मैं मुख्य अतिथि था। आशीर्वाद देना होता है, मेरी उम्र कम है, लेकिन ठीक है, अब जब कार्यक्रम में गए हो तो उसको निभाना पड़ता है। मैंने आशीर्वाद दिया, लोगों से मिला जुला। एक विजुअल आया जिसमें लोग स्वागत में फूल बरसा रहे हैं और मैं लोगों के बीच में आ रहा हूं। मैं लौट के आ गया तो सोशल मीडिया के लिए बहुत सारे लोग आजकल इंस्टाग्राम पे रील चलती हैं, तो वो गाना फिट करते हैं, म्यूजिक लगाते हैं। मैं शायर हूं तो कोशिश करता हूं कि अच्छी पोएट्री जो है वो लोगों के बीच में जाए। एक पोएट्री जो वहां पढ़ी भी नहीं गई, 4 दिन 5 दिन बाद मेरे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे उसी विजुअल पे पोएट्री लगा करके, जो मैंने लिखी भी नहीं है, कोई और गा रहा है उसको, वो पोएट्री लगा करके पोस्ट कर दी गई और उस पे एफआईआर की गई और यह कहा गया कि यहां पे अशांति फैल सकती थी। जो चीज गुजरात में जामनगर में पढ़ी ही नहीं गई। मतलब आप पुलिस किस तरह टूल की तरह काम कर रही है। और मुझे तो हैरत होती है। मैं तो मतलब कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं, मैं तो चाहता हूं कि उनको थोड़ा, उनके यहां कुछ आर्ट और लिटरेचर से जुड़े हुए लोग भर्ती किए जाएं। पार्टी में भी थोड़ा साहित्य संगीत समझने वाले लोग भर्ती किए जाएं, जिन्हें अर्थ समझ में आए कविता का। मतलब एकदम सामान्य सी कविता है जिसमें ना कोई नाम लिया जा रहा है। ऐ खून के प्यासो बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर गिरिया आतिशे खतरा है, हम उससे भी इश्क निभा देंगे। गर लाश हमारे अपनों की खतरा है तुम्हारी मसनद को, तो उस रब की कसम हंसते हंसते अपनी लाशें दफना देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। इसमें सत्ता को मैं चुनौती दे रहा हूं, या प्रधानमंत्री जी के लिए कोई शब्द है, या मुख्यमंत्री के लिए कोई शब्द? इसमें एफआईआर जैसा कुछ लगता है, लेकिन एफआईआर हुई और मैं हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने मेरी पिटीशन खारिज कर दी। फिर मजबूरन मैं सांसद हूं, मेरे जैसे व्यक्ति को अगर न्याय पाने के लिए देश की सुप्रीम अदालत तक आना पड़ता है, तो आप बताइए इस देश में कितने आम लोग हैं जिनके ऊपर पुलिस प्रताड़ना के हजारों केसेस दर्ज हैं और उस पर कोई बात तक नहीं कर रहा है, उनके पास वकील करने का पैसा नहीं है। इस पे सच में देश में बड़ी बहस की जरूरत है। और जिस दिन मुझे देश की पार्लियामेंट में मौका मिला, मैं पार्लियामेंट में इस मुद्दे को बहुत मुखरता से उठाऊंगा और मेरा मानना है कि इस देश में पुलिस रिफॉर्म पे एक बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए। जरूरत है इस चीज की। पर इमरान साहब, ठीक है, एक छोटा सा सवाल क्योंकि शुरू किया था, इसको लेकर के बहस किस चीज की हुई कि उमेश कोले को क्यों ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी? सबको होनी चाहिए। पर उन्होंने तो जान गंवा दी ना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आई सपोर्ट का व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। ऐसे बहुत सारे लोग किसी एक राज्य में नहीं, मैं यहां नेता बन के बात नहीं कर रहा हूं, सारे राज्यों में बहुतायत में ऐसा हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, अभिव्यक्ति का, आप किसी धर्म को गाली मत दीजिए, लेकिन सत्ता को चुनौती देना धर्म नहीं है। और सत्ता और सत्ताधीश का मतलब ना वो किसी धर्म का देवदूत है ना पैगंबर है। सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए हर व्यक्ति को हर दौर में चुनौती दी जाएगी, हर दौर में बोला जाएगा, हर दौर में उसकी आलोचना की जाएगी। अभिव्यक्ति की आजादी के मायने ये हैं, और इसमें अगर कोई भी सरकार किसी को प्रताड़ित कर रही है तो मुझे लगता है कि वो गलत है। वो किसी की भी सरकार हो, वो मेरी भी हो या भारतीय जनता पार्टी की हो। लेकिन पिछले 10 साल में जितने केसेस आपको दिखेंगे, चाहे वो साहित्यकार हो, चित्रकार हो, कलाकार हो, कॉमेडियन हो या फिर पत्रकार हो, मैं पत्रकारों की भी बात करूंगा। मिड डे मील की खबर चलाने वाला मिर्जापुर का वो पत्रकार जेल काट के लौटा। इसी चंदौसी में एक मंत्री महोदया को एक पत्रकार का सवाल इतना नागवार गुजरा कि उसको जेल भिजवा दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। याद होगा, हाथरस में कवरेज करने के लिए आप ही तमाम चैनलों की महिला पत्रकार गई थी, तो पुलिस ने जो बाड़बंदी की थी उसके विजुअल बहुत शर्मनाक थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है इमरान साहब, आपने कहा है कि आगे किस दिशा में कांग्रेस की राजनीति जाती है वो आप जैसे युवा नेताओं के हाथ में है। वी विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज हमारे साथ स्टेज पे रहिए। थैंक यू।